नमस्कार। मध्य प्रदेश में मतदान हो गया और अब आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि एग्जिट पोल आएगा तब पता चलेगा 3 नवंबर को। अभी आज तो 18 तारीख है और इतने दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, 15 दिन का। तो मैंने सोचा कि मध्य प्रदेश के जो 32-34 ज़िलों में मैं गया हूँ, ज़्यादातर ज़िलों में, तो अपने अनुभव के आधार पे, आकलन के आधार पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ है, कल का वोटिंग प्रतिशत किसके पक्ष में गया है और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें किसको मिल सकती हैं। मेरा आकलन क्या है, मेरा एग्जिट पोल क्या है। देखिए, इससे पहले कि मैं ये बात पहले साफ कर दूं कि एग्जिट पोल तमाम जो करने वाली एजेंसियां हैं उनके भी गलत होते रहे, सही होते रहे। मैं एक कैमरामैन और एक ड्राइवर के साथ घूमता हूँ। मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है, मेरे कोई सहयोगी इस तरीके के नहीं है, न मुझे कोई रिसर्च एनालिसिस कोई मुझे तरीका पता है। जो जैसे एग्जिट पोल में आता है ना, मूड स्विंग और इधर का उधर, ये सब कुछ भी मुझे तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ फील्ड में घूमता रहता हूँ, लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, चाय पान की दुकान पे रुकता हूँ, नौजवानों किसानों से मिलता हूँ, गाँव में जाता हूँ, कस्बों में जाता हूँ और जो मैं फील करता हूँ, जो मैं अनुभव करता हूँ, वही आपको बताता हूँ। तो पहले मैं ये बता दूँ कि इसको आप ऐसे ना लें कि राजीव रंजन ने ये कहा था और ऐसे हो गया। मेरा व्यक्तिगत जो आकलन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और गलत सही होगा इसका 3 तारीख को पता चलेगा, या 30 तारीख को मतदान के बाद तमाम बड़ी बड़े चैनल और बड़े बड़े अखबार आपको एग्जिट पोल लेकर के आएंगे, तब आप देखिएगा क्या है। लेकिन फिलहाल मैं आज ये अपना आकलन लेके, अपना एग्जिट पोल लेकर के हाजिर हुआ और आज मैं सब मुद्दों पर थोड़ी थोड़ी बात करूंगा कि क्या क्या मैंने देखा और मध्य प्रदेश का चुनाव कैसे हुआ। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि पिछली बार 5 सीटों का अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में रहा था, वो भी तब जब 1% भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से वोट ज़्यादा मिले थे। बीजेपी को वोट ज़्यादा मिले, कांग्रेस को सीट ज़्यादा मिली और बड़ी क्लोज फाइट थी, देर रात तक चुनाव परिणाम आते रहे थे। तो 109-114 सीटों का गणित था। अब बात यह है कि इस बार क्या हुआ। तो पहले मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश का चुनाव सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आया जब 39 लोगों की भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट निकाली, पहले उम्मीदवारों की, बहुत पहले, और उसमें सांसदों के नाम आ गए और ये माना गया कि भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है, उसको बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है कांग्रेस से, इसलिए उसे अपने सांसदों को उतारना पड़ा मैदान में। एक मैसेज गया। दूसरा मैसेज ये भी गया कि इन सांसदों को उतारकर पार्टी मध्य प्रदेश में गुटबाजी को खत्म करना चाहती है। तीसरा मैसेज ये गया कि अलग अलग क्षेत्र में, अगर आप देखें, विंध्य क्षेत्र में सांसद को उतारा गया, गणेश सिंह को सतना से उतारा गया और रीति पाठक को सीधी से उतारा गया। आप मालवा के क्षेत्र में देखें तो इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया। आप चंबल से देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया। आप उधर जबलपुर संभाग में देखें तो नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल को उतारा गया। तो अलग अलग संभाग में फग्गन सिंह कुलस्ते को भी उसी इलाके से उतारा गया। तो अलग अलग संभाग के ताकतवर और कद्दावर नेताओं को उतार करके ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये प्रोबेबल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी हो सकते हैं और इसका असर दूसरी सीटों पर भी पड़ेगा। सिर्फ प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर की जिस सीट से लड़ रहे थे वही भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। जालम पटेल उनके भाई की वो सीट थी, तो उनके भाई की जगह प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया। तो नतीजा उसका क्या हुआ? नतीजा मेरे देखने में ये हुआ कि प्रहलाद पटेल तो शर्तिया तौर पे चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बाकी के 6 जो सांसद और मंत्री चुनाव लड़े हैं वो सब के सब फंसे हुए हैं और लड़ाई बहुत दिलचस्प हुई है। मैं आपको थोड़ी देर में सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले शुरू करता हूँ विंध्य क्षेत्र में, जहाँ से रीति पाठक सीधी की शहर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ पर ज्ञान सिंह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बागी देखने में ये लग रहा था, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 3 बार के केदार शुक्ला वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं और सीधी के जिले में राजनीति में उनकी अपनी एक पकड़ है, उस सीट पर पकड़ है। 3 बार के एमएलए थे। इसी बार जो पंचायत के चुनाव हुए उसी के बाद एक
वीडियो वायरल हुआ वो आपने देखा होगा, जिसमें पेशाब कांड जिसको कहते हैं। तो वो वीडियो वायरल हुआ और ये कहा गया कि वो केदार शुक्ला के करीबी का था और इसी वजह से एक माहौल सा बना और उनका टिकट काट दिया गया। रीति पाठक जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है, उनके जिला पंचायत अध्यक्ष रहने में और उनको सांसद बनवाने में केदार शुक्ला का जमीनी नेता के तौर पर बहुत पकड़ है और उनका बहुत योगदान माना जाता है। लेकिन अब पार्टी आलाकमान का फैसला। रीति पाठक जब चुनाव में उतरी तो इसको अपने आत्मसम्मान से जोड़ते हुए केदार शुक्ला भी मैदान में उतर गए। हुआ नतीजा ये कि पिछले 3-4 दिनों में केदार शुक्ला धीरे धीरे करके वो लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में कामयाब हुए। अब आप सोचिए कि जहां पर जातिगत आधार पर वोट पड़ते हैं, ये सीधी, सतना, रीवा, ये सब इलाकों में उत्तर प्रदेश से सटे इलाके हैं, तो वहां पर 2 ब्राह्मण कैंडिडेट लड़ जाएं तो फिर उसकी लड़ाई का अंजाम क्या होगा। तो इसलिए ज्ञान सिंह वहां पर अपर हैंड दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वोटिंग होने के बाद कहा नहीं जा सकता क्योंकि केदार शुक्ला ने जमकर वोट लिए। सीधी की दूसरी सीट चुरहट है जहां अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि पिछली बार के मुकाबले वो इस बार, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, इस बार वो चुनाव जीत जाएंगे। सीधी में एक मजेदार बात, लोग दबी जुबान ये कहते हैं कि केदार शुक्ला और अजय सिंह में आपस में खूब संबंध है। सीधी की राजनीति में दोनों, एक बीजेपी एक कांग्रेस, ये दोनों में अपना पर्दे के पीछे अच्छे संबंध रहते हैं और ये दोनों ताकतवर अपनी अपनी पार्टी में बने रहते हैं। एक बात और भारतीय जनता पार्टी से सीधी जिले में रणनीतिक चूक हुई, वो ये कि उन्होंने ब्राह्मणों को ही सारी सीटों से चुनाव लड़ा दिया। कांग्रेस पार्टी ने प्रयोग किया, राजपूतों को भी दिया, ओबीसी को भी दिया, एक सीट रिजर्व है। तो ये मामला है सीधी का। अब चलते हैं सतना। सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस के सीटिंग एमएलए है और वो हर तरह से सक्षम व्यक्ति है, उनका जनाधार भी है, सब कुछ है, मजबूत प्रत्याशी थे, इसीलिए सतना के सांसद गणेश सिंह को उनके खिलाफ उतारा गया। और कल हुई वोटिंग के मुताबिक अब ये कहने की स्थिति में कोई नहीं है कि गणेश सिंह चुनाव लड़ेंगे कि सिद्धार्थ जीतेंगे कि सिद्धार्थ कुशवाहा जीतेंगे। मैंने आपको बता दिया कि करीब 2 सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल के जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो उन सीटों पर अब आते हैं इंदौर 1 की सीट, जहां से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ संजय शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय उस इलाके के सबसे बड़े नेता हैं और आज से नहीं, बहुत दिनों से इंदौर के मेयर के तौर पर भी उन्होंने बहुत काम किया है और उनकी अपनी एक पकड़ है। वो चीफ मिनिस्टर पद के बहुत समय तक दावेदार थे, लेकिन वो उन्हें पद नहीं मिला। बाद में मोदी जी जब आए, केंद्र में अमित शाह आए, तो उनको राष्ट्र की राजनीति में, देश की राजनीति में ले गए, उन्हें सांसद बनाया, पश्चिम बंगाल का उनको प्रभारी भी बनाया गया और कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के एक अहम सिपाही के तौर पर रहते हैं और उनके बेटे का टिकट दूसरी सीट से काट के उनको यहाँ नई सीट पर लड़ाया गया। तो हुआ ये कि संजय शुक्ला, चूँकि वो विधायक पहले से थे, और एक बात और हुई थी कि जब कोरोना, आपको पता ही है कि जब तक मध्य प्रदेश की सरकार गिरी नहीं थी कमलनाथ की, तब तक देश में कोरोना का असर या उसके खतरनाक होने का संकेत केंद्र सरकार को नहीं मिला। जैसे ही यहाँ पर सरकार गिर गई कमलनाथ की, वैसे ही देश में पहले तो जनता कर्फ्यू लगाया गया अगले दिन और उसके कुछ ही दिन के बाद लॉकडाउन। तो जब लॉकडाउन लगा तो जो लोग कांग्रेस से, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बीजेपी में आ गए थे, और बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में उस समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई थी कि कौन कहाँ कैसे, सरकार बनी थी इतने दिन के बाद चली गई बीजेपी का। तो कुछ विधायकों ने कोरोना काल में जबरदस्त काम किया, जिसमें संजय शुक्ला का नाम भी आता है। आप इंदौर की उस सीट पर जाके किसी से भी पूछेंगे तो वो लोग कहते हैं कि संजय शुक्ला ने कोरोना काल में बहुत ही गरीबों का साथ दिया, जमीन पर पड़ा रहा और बहुत लोगों की मदद किया। इसकी वजह से, और खास करके जो गरीब लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनमें संजय शुक्ला का बहुत, और पैसे रुपए से भी बहुत मजबूत आदमी है। तो संजय शुक्ला ने एक तरह से कैलाश विजयवर्गीय के साथ बड़ी जबरदस्त और बहुत संघर्ष वाली लड़ाई लड़ी। अब आते हैं
राकेश सिंह जबलपुर से। राकेश सिंह जबलपुर से जिस सीट से लड़ रहे थे वो सीट अभिलाष पांडे को दी जानी थी और वो वहाँ पर मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन उस सीट से राकेश सिंह को उतार दिया गया। तो जो बीजेपी के भी जो पुराना कैंडिडेट था उसके समर्थक लोग भी और काफ़ी लोग बीजेपी के अंदर ही अंतर विरोध हो गया। उसका नतीजा हुआ कि अभिलाष पांडे को दूसरी सीट बगल की सीट से दिया गया जबलपुर की, और वो सीट पर भी अब चूंकि अभिलाष ने काम नहीं किया था तो बारी बारी करने लगा, तो इससे वहाँ का समीकरण फंसा मुझे दिखाई देता है अभी भी। अब आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर पर। मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर बड़ी दिलचस्प लड़ाई हो गई। हुआ ये कि वहाँ पर मुरैना में 80,000 के करीब तोमर वोटर हैं और पिछला विधायक रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस पार्टी से थे, और अगर तोमर को न उतारा जाए तो कोई सवाल नहीं था कि रविंद्र सिंह तोमर को हराया जा सकता था। और इस इलाके के तोमरों के सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उतारा। उसका नतीजा ये हुआ कि सारे के सारे, मैं मानता हूं कि 90% से ज़्यादा तोमर वोटर जो है वो कंसंट्रेट कर गए नरेंद्र सिंह तोमर पर, इसमें कोई दो राय नहीं, वो मैंने देखा भी। अब उसका रिएक्शन क्या हुआ? उसका रिएक्शन ये हुआ कि बलबीर दंडौतिया जो पूर्व में बसपा से विधायक रहे, 40,000 के करीब यहाँ पर हाथी के मतदाता, 40,000 दलित वोटर हैं जो हाथी पर परंपरागत तौर पे इस इलाके में मुरैना में अगर आप देखेंगे तो अभी भी हाथी चुनाव चिन्ह से समर्पित दलित वोटर है। तो बलबीर दंडौतिया बसपा से विधायक रह चुके हैं इस इलाके में। नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार ये इस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का, और बलबीर दंडौतिया रह चुके हैं। वो ब्राह्मण है, 40,000 के करीब ब्राह्मण है और 40,000 के करीब दलित है। तो नरेंद्र सिंह तोमर का जो बेस वोट है वो बलबीर दंडौतिया का बेस वोट है। लेकिन कल के मतदान की कुछ घटनाओं ने, जो मैंने देखा, हुआ ये कि गुर्जर मतदाता जो बीजेपी की तरफ जाता है, लेकिन इस बार इस सीट पर, मुरैना सीट पर गुर्जर मतदाता वो 20-30 हज़ार के आसपास है, उनमें भी बहुमत जो है वो बलबीर दंडौतिया के साथ गया। और बात ये हुई कि कल सुबह जब मतदान शुरू हुआ उसके कुछ ही देर के बाद जो 2-3 जगह हिंसा और झड़प की खबरें आईं, उसमें मुरैना में 2-3 जगह चली और आरोप लगा, जानते हैं आप, जो सिटिंग जो सरकार होगी उसी के ऊपर आरोप लगेगा। और वो कल मैंने जो देखा फील्ड में, वो बड़ा तेजी से सर्कुलेट हुआ कि तोमर ठाकुरों का वो हो रहा है, तोमरों ने ये कर दिया, वो ये सब कल हो रहा था और मैंने देखा। तो मैंने देखा कि एक पोर्शन तो विधानसभा का जो तोमर बाहुल्य है वहां तो तोमरों का पूरा वर्चस्व था। नरेंद्र सिंह तोमर 99% या 90% वोट पा रहे थे, लेकिन जहां पर दूसरी जातियों का प्रभुत्व था नरेंद्र सिंह तोमर का वहां पर उतना नहीं था। बलबीर दंडौतिया और कांग्रेस तो उम्मीदवार ही समझ लीजिए गेम से गायब हो गया। ये पूरी लड़ाई आमने सामने की हो गई। अब ऐसी स्थिति हो चुकी है कि उसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नरेंद्र तोमर चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे। तो ये तो हुई सांसदों की बात। अब मैं आपको क्षेत्र के हिसाब से बताता हूँ। विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत रही थी। पिछली बार की जो 109 सीटें उसे आई थी उसमें विंध्य क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान मालवा और विंध्य क्षेत्र का था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को विंध्य क्षेत्र में नुकसान सीधे सीधे 10-12 सीटों का होगा। वो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था और अभी भी ये बात कह रहा हूँ जो मेरे देखने में है कि विंध्य में 10-12 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा। उसकी कई वजहें हैं, अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। वहाँ पर पार्टी के जो बागी हैं, जो विरोधी हैं, उनका, और दूसरे सीटों के टिकटों का बंटवारा, और तीसरे जो उस इलाके का गणित। तो विंध्य क्षेत्र में तो बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस को बढ़त है। अब आ जाइए बुंदेलखंड का जो इलाका है, छतरपुर, पन्ना, ये जो इलाका है, तो छतरपुर में कल कांग्रेस उम्मीदवार जो नाटी राजा हैं, जो वहाँ खजुराहो में रहते हैं, खजुराहो मंदिर के बगल ही में उनका घर है, तो वो सीट का नाम है राजनगर। कल सुबह सुबह ही 11-12 बजे आपको खबर मालूम है कि उनकी गाड़ी पर गोलीबारी हुई और गाड़ी चलाने वाला आदमी की डेथ हो गई। और मध्य प्रदेश में ऐसी हिंसा तो होती नहीं है, लेकिन कल ऐसी हिंसा हुई और उसके बाद वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने घटना का जिक्र किया। और जाहिर सी बात है कि जिसकी गाड़ी कोई चला रहा हो या उनके साथ रहा हो और उनके समर्थक को गोली लगी और उसकी मौत हो गई तो फूट फूट कर रोने लगे।
तो इसका असर छतरपुर की बाकी सीटों पर बहुत तेज़ी से पड़ा कल। और वैसे भी बीजेपी छतरपुर में इस बार थोड़ा हल्के पोजीशन में थी और मुझे लगता है कि इस इलाके में भी बीजेपी को हल्का सा नुकसान कल के वोटिंग में हो गया। अब जबलपुर संभाग में कुछ इलाकों में, जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में तो बीजेपी ठीक कर रही है, लेकिन छिंदवाड़ा में, सिवनी में, इन इलाकों में कांग्रेस का जोर है। मालवा इलाके से जो खबर है वो ये कि शहरी इलाकों में, मालवा के शहरी इलाकों में, और उनके 3 मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो मंदसौर से आते हैं, उन तीनों मंत्रियों की हालत खस्ता है। तो रतलाम, नीमच, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन का इलाका जो पूरा का पूरा जो है बीजेपी बहुत अच्छा करती थी, वो इस बार करता दिखाई नहीं दे रही है, तो उसे वहाँ भी नुकसान है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो चंबल में, पिछली बार चंबल और ग्वालियर में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, वो प्रदर्शन इस बार दोहरा पाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस को यहाँ कुछ नुकसान होगा, बीजेपी को या तीसरी शक्तियों को यहाँ सीटें मिल सकती हैं। और जो मैं उस इलाके 3-4 जिले, 5 जिलों में तो मैं नहीं गया, तो इसलिए मैं उन जिलों 5-7 जिलों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मोटे तौर पे जो क्षेत्र डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, मैं वो बता रहा हूँ। अब इशूज़ की बात आ जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मुद्दे पर चुनाव लड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का कोई असर देखने को नहीं मिला, अमित शाह के भाषणों का कोई असर देखने को नहीं मिला, और मुझे देखने में योगी आदित्यनाथ की उतनी जनसभाएं मध्य प्रदेश में नहीं लगी जितनी लगती थी, या योगी आदित्यनाथ जितना ताबड़तोड़ दूसरी जगह प्रचार करते हैं उतना दिखा नहीं और चर्चा भी नहीं हुई। उसकी वजह शायद ये है कि धार्मिक ध्रुवीकरण भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में हुआ नहीं, वो कोई मुद्दा भी नहीं है। पॉपुलेशन मुसलमानों की इतनी कम है कि वो नहीं चला, वो जो परंपरागत बीजेपी का अस्त्र है वो यहाँ पर नहीं चला। अब सवाल उठता है कि तो फिर बीजेपी को इतना क्लोज फाइट कैसे कर रही है, लोग कैसे कह रहे हैं? तो बीजेपी सिर्फ एक योजना पर ये चुनाव लड़ी है, लाडली बहना योजना, और उसको प्रचारित भी खूब किया। शौचालय दिया, घर दिया, पैसे दिया, ये दिया। 15 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हुआ, किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये किसानों के अकाउंट में डाल दिया। ये आपको पता है, जंग में, प्यार में सब जायज़ है, चुनाव में सब जायज़ है। तो जो आपके अस्त्र रहते हैं आप चलाते हैं। तो सरकार की तरफ से जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन कुछ तकनीकी बातें हैं। लाडली बहना योजना के आधार पे ही शिवराज सिंह चौहान, महिला वोटरों के आधार पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है। लेकिन वो लाडली बहना योजना का जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेता आए तो उसका जिक्र बहुत नहीं कर रहे थे। तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ न कोई एंटी इनकम्बेंसी है, लाडली बहना योजना उनका प्रमुख हथियार है, अस्त्र है। और बीजेपी की सरकार ने काम खराब किया है ऐसा भी नहीं है, लोगों में गुस्सा हो ये भी नहीं है। तो फिर कांग्रेस और बीजेपी का मामला क्या बना, अब मैं आपको बताता हूँ। 30 साल के नीचे का जो वोटर है वो अधिकाधिक बहुमत में कांग्रेस के साथ गया, सिर्फ इसलिए कि सरकार को बदलना है। बेरोजगारी, पर्चा लीक और नौकरी के बारे में शिवराज सरकार ने ठीक काम नहीं किया। मोटे तौर पर युवाओं का ये कहना था, 18 साल से लेकर के 30 साल के युवाओं ने का बहुमत जो है वो कांग्रेस के पक्ष में इसलिए नहीं गया कि कांग्रेस की कोई लहर चल रही थी, कांग्रेस का कोई बात चल रही थी। वो इसलिए गया क्योंकि शिवराज सरकार से लड़कों का, नौजवानों का, छात्र छात्राओं का एक गुस्सा था जो चुपचाप ये वोट गया। दूसरे, हम ज़्यादातर आप टीवी पे या जो चर्चा देखते हैं, या मैं भी जो प्रोग्राम करता हूँ, हालांकि मेरा तो ज़्यादा हिस्सा ग्रामीण इलाके का होता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे आप देखेंगे लोग शहरों में ही बात करते हैं, शहरी बूथों पे बात करते हैं। तो उसमें भारतीय जनता और शहरी सीटों के मुकाबले शहरी सीटों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहीं सतना है, वहीं सीधी है, वहाँ की जो शहरी सीटें हैं जहाँ सांसद लड़ रहे हैं, जबलपुर है, वहाँ पर मामला इतना आसान नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर तो औद्योगिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, लेकिन वहाँ इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत मजबूत है और ज़मीन पर उन्होंने काम किया। और ये लोग इतने लंबे समय सांसद बनने के बाद विधायक की या विधानसभा क्षेत्र कौन देखता है, बताइए प्रैक्टिकल बात।
तो किसानों ने, ग्रामीण इलाकों में किसानों का बहुमत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया। उसकी सिर्फ एक वजह है, किसानों की कर्ज माफी का वायदा। किसानों में यह बात चली गई कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, किसानों का कर्ज माफ होने वाला है। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में और फिर दोहरा देता हूं, उस बात से मेरा जो है माथा ठनका और मैंने कई जगह पूछा तो वो बात सही निकली। मेरे एक जानने वाले या माहौल क्या है को देखने वाले मुझे पन्ना में मिलने को आए थे। वो एक बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर थे, मैंने आपको बताया था। तो उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने किसानों के ब्याज का पैसा हमारे बैंक में भेज दिया है। हम किसानों को फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपके ब्याज का पैसा आ गया है। मान लीजिए जैसे 50,000 रुपये कर्ज है, 15,000 रुपये ब्याज था, 35,000 मूल है, तो कह रहे हैं 15,000 आ गया, 20,000 आ गया, अब आओ अपना मूल जमा करो और NOC ले जाओ। किसानों ने कहा अभी 10% किसान आए और उन्होंने पैसा जमा किया, NOC लिया, लेकिन बाकी ने कहा कि कांग्रेस की तो सरकार आ रही है, हमारा कर्जा तो पूरा माफ होने वाला है, तो हम क्यों भरें। एक ये फीलिंग थी और किसानों ने, ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को अच्छा जन समर्थन मिला है। और तीसरी बात, OPS का जो वायदा है कांग्रेस का, उसकी वजह से शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों को कांग्रेस का वोट मिला है। लाडली बहना योजना का शोर ज़्यादा था। कांग्रेस ने कहा जरूर है कि हम 1,500 रुपये महिलाओं को देंगे, लेकिन उस पर एतबार ज़्यादा लोगों को नहीं है। अब लाडली बहना योजना में मैं जो बात मैंने देखी, जिसको विधवा पेंशन मिलेगा उसको लाडली बहना नहीं मिलेगी, जिसको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा उसको लाडली बहना नहीं मिलेगी, जिसकी शादी नहीं हुई है उसको लाडली बहना नहीं मिलेगी। तो 18 से 30 साल की लड़कियों को, जिनकी शादी हुई है नहीं हुई है, वो 30% की आबादी है, ये ऐसे निकल जाती है। तो कुल मिला के लाडली बहना योजना 50% महिलाओं को या उससे भी कम महिलाओं को मिलती है। अब वो जितनी लाडली बहना योजना की जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाली हैं, वो बदले में वोट देंगी, सारी की सारी इसी पर बीजेपी का पूरा गणित टिका हुआ है। तो कुल मिला जुला के आपको लग रहा होगा कि बातचीत इतनी लंबी कर चुका, सीट तो बता ही नहीं रहा है। तो मैं ये आपको बता दूं, मेरे हिसाब से शर्तिया तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब सीटों का मामला ये है कि उसे मेरे समझ से 118 से लेके 130 के बीच में कहीं सीटें मिलेंगी। इससे सीटें ज़्यादा भी मिल सकती थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छा कवर किया है, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि उन्हें 100 के इर्द गिर्द, 5 ज़्यादा 5 कम, 90 से 100 के बीच में मुझे लगता है कि उन्हें सीटें मिलेंगी। और 118 से 130 के बीच कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी। और मैं ये अपने अनुभव के आधार पर, अपने आकलन के आधार पर, अपने एग्जिट पोल के आधार पर आपको कहता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को 150 या उससे ज़्यादा सीटें मिल जाए और भारतीय जनता पार्टी 50-60 पर सिमट जाए। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को 118 से कंफर्टेबली वो सरकार बना लेगी। मैं ये नहीं कहता 5 सीट ज़्यादा हो कम हो, 118 से 130 का मेरा मतलब 125 सीटों में प्लस माइनस 10 कर लीजिए, इतना ये बनेगा। और अब तो कोई पार्टी में दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है कि अगर थोड़ी अंतर कम रहे तो कांग्रेस को डरना चाहिए। कुल मिला के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सीटों का अंतर पिछली बार 5 था, वो मिनिमम 20 होगा और मैक्सिमम 35-40। तो यही है मेरा, राजीव रंजन का एग्जिट पोल यही है। मेरे इस वीडियो को देखिएगा भी और याद भी रखिएगा कि 30 तारीख को तमाम न्यूज़ चैनलों पर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो मेरे से कितना मेलजोल खाते हैं और 3 तारीख का नतीजा कैसा होता है। तो मैं मेरे आकलन का क्या उस समय 3 तारीख को होगा, आप भी इंतज़ार कीजिए, मुझे भी इंतज़ार रहेगा। और मैं फिर कह दूं कि ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है, सही गलत ये ज़मीन पर होता रहता है। सही होगा तो शाबाशी दीजिएगा, गलत हो गया तो गाली मत दीजिएगा। नमस्कार।